नमस्कार दोस्तों। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी ये आज की वीडियो मेरी अभी तक की सबसे लंबी वीडियो है। जहाँ मेरी एक एवरेज वीडियो की लेंथ होती है 10 मिनट, ये वीडियो लगभग 80 से 90 मिनट की है। बट लेट मी गारंटी यू वन थिंग, मेरी 10 वीडियोस में मिला के जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में है। हमारे मन में कोविड को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत ही सारे। तो क्या प्रेग्नेंट औरतों को कोविड-19 से नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा खतरा है? क्या मैं अपने बच्चे को मास्क पहनाऊं कोविड प्रिवेंशन के लिए? क्या हमारी कॉलोनी के बाहर जो डिसइंफेक्शन टनल इंस्टॉल होने की बात हो रही है, क्या इसे होना चाहिए? क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? क्या हमारे बच्चे भी इसमें एट रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं? कोविड-19 के माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स क्या क्या हैं? कब हमें घर में सेल्फ आइसोलेशन करना चाहिए और कब ज़रूरी है कि हम टेस्ट कराएं और अस्पताल जाएं? आजकल क्या कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन्स या दवाइयां उपलब्ध हैं? क्या आयुर्वेद जिन सॉल्यूशंस की अभी बात कर रहा है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हमें इस समय कोई खास तरह के सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं कोविड से बचने के लिए? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मैं आपके पास लेकर आई हूं, जिसमें कि हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ा है। इस पैनल में वही सारे लोग हैं जिनके लिए आज हमारा मन ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स। तो हमारे साथ इस पैनल में है दिल्ली और एनसीआर के कुछ बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर्स जो कि आजकल फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो कि कोविड के पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर चिराग यादव जो कि क्रिटिकल केयर में स्पेशलाइज करते हैं, डॉक्टर नीरज बुहानिया जो मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर प्रांजल जोशी डर्मेटोलॉजी, डॉक्टर सीमा वार्ष्णे गायनेकोलॉजी, डॉक्टर संदीप वार्ष्णे पीडियाट्रिक्स, डॉक्टर सौरभ राय ऑर्थोपेडिक्स, और साथ ही में हमारे साथ है मिस्टर राकेब अली जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और आजकल हम जानते हैं कि कोरोना मेंटल वेलबींग को भी बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहा है, तो उनका होना भी इस पैनल पे बहुत ज़रूरी था। तो हम सब लोग आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मदद करने वाली है आपके कोविड से रिलेटेड हर सवाल को लेकर। और सिंस ये वीडियो बहुत लंबी है, मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आपकी कन्वीनियंस के लिए टाइम स्टैम्प डाल दी हैं। यानी कि अगर आप पीडियाट्रिक्स यानी कि अपने बच्चों की हेल्थ से संबंधित क्वेश्चंस के जवाब चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा कि वो कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स पे शुरू हो रहे हैं। और इसी तरह से हर कैटेगरी को मैंने इस तरह से टाइम स्टैम्प्स में डिवाइड कर दिया है। पर मेरी एडवाइस आपको यह है कि टाइम स्टैम्प्स छोड़िए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं करते रहिए, बस एक वीडियो को साथ में प्ले कर दीजिए और पूरा सुनिए शुरू से एंड तक, क्योंकि इससे आपको इतनी जानकारी मिलेगी और ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे इस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करना। तो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, प्ले कर दीजिए, खाना बनाइए, खाना खाइए, जॉगिंग कीजिए, जो करना है करिए, पर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। स्टे ट्यून टिल द एंड। Bohania, please unmute yourself. The question is that is it necessary to get tested for COVID-19 even if the symptoms are mild? क्या mild symptoms में भी हमें COVID का टेस्ट कराना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं, मॉडरेट क्या होते हैं, सीवियर क्या होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स के अंदर बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द वगैरह ये सब कुछ आता है। मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स में सांस फूलना या बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से होता है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो आप अपने घर पे खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके टेस्ट कराएं या फिर आप अस्पताल में जाके भर्ती हो, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स में ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। जस्ट आपको रेस्ट करना है, एडिक्वेट फ्लूइड्स लेने हैं, पैरासीटामोल लेना है और प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए खाना पीना खाना है। दैट्स इट। मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स में आगे दवाइयों और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जो आपको हॉस्पिटल में ही उपलब्ध होगी। तो माइल्ड सिम्टम्स आप घर पे मैनेज कर सकते हैं बिना ट्रीटमेंट के, बिना हॉस्पिटल। जी, तो डॉक्टर बुहानिया, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने पर हमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए या अपनी जांच करानी चाहिए? अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, अगर आपकी पसलियां ज्यादा चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट्स, अगर आपके पास घर पे पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही हो, उसके अलावा अगर आपको डायरिया या वॉमिटिंग हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड या लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। जी, तो एक बड़ा कॉमन सवाल है आजकल सबका, क्योंकि इसे लेके काफी कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन प्रेवलेंट है इस समय, कि क्या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स यानी कि जो सिम्टम्स नहीं दिखा रहे उनसे भी कोविड स्प्रेड हो सकता है? मोर देन 50% कोविड का स्प्रेड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की वजह से ही होता है, बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को पता नहीं होता कि वो कोरोना के कैरियर,
एंड वो बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं एंड इन्फेक्शन फैलता है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है वो ज़्यादातर घर पे ही रहता है, ये जो ज़्यादा सिम्टोमेटिक है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, उनकी वजह से फैलाव कम होता है। जो एसिम्टोमेटिक केसेस है उन्हीं की वजह से ज़्यादातर फैलाव होता है। बहुत सारी स्टडीज आई हैं कि मैक्सिमम स्प्रेड एसिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक केसेस की वजह से होता है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि यदि मुझे पता चले कि मैं किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ गई हूँ, तो क्या अगर मुझे सिम्टम्स नहीं आ रहे उसके बावजूद मुझे अपना टेस्ट करा लेना चाहिए? नहीं, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है अनलेस अनटिल आपको बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम। अगर आप कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ गए हैं तो कोशिश करें अपने आप को घर पे आइसोलेट करने की, होम क्वारंटाइन होने की। अगर आप होम क्वारंटाइन होते हैं, अगर आप पॉजिटिव भी होंगे उस पेशेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से, तब आप दूसरों को संक्रमण नहीं फैलाएंगे। तो अगर आप होम क्वारंटाइन रहते हैं फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स देन दैट इज इनफ, उतना काफी है। अगर आपको हाँ सिम्टम आने स्टार्ट हो, माइल्ड सिम्टम्स, तब भी आपको घर में आइसोलेट होने की जरूरत है। हाँ, अगर मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं तब आप अस्पताल में जाके जांच कराएं और उसका फिर प्रॉपर इलाज करें। जी, तो यानी अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए घर पे? बिल्कुल, 2 हफ्तों के लिए आपको सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। जी, तो आजकल एंटीबायोटिक्स के बारे में हम लोग काफी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अभी उनका क्या स्टेटस है कोविड ठीक करने में और वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव हैं? क्या फ्यूचर है एंटीबायोटिक्स का, आपको क्या लगता है? अभी तक कोई भी एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं है कोविड-19 के लिए। जो कोई ड्रग यूज हो रही है वो सारी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज हो रही है। जी, माइल्ड सिम्टम्स के लिए अगर पेशेंट माइल्डली सिम्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक है, उनके लिए कोई ट्रीटमेंट यूज नहीं किया जा रहा है। जो पेशेंट सिक है मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स के साथ, उन्हीं पे इन दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ दवाइयां हैं लाइक रेमडेसिविर एंटीवायरल है, प्लाज्मा थेरेपी है, कुछ टोसिलिजुमाब नाम की एक ड्रग है। तो इन सब ड्रग्स का उपयोग बड़े-बड़े अस्पतालों में डॉक्टर ट्रायल्स में कर रहे हैं, बट इनका अभी तक कोई फुल फ्रूट कोई रोल नहीं है। तो आई विल सजेस्ट घर पे या कोई ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन इन सब दवाइयां नहीं लें। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो कोई भी ड्रग है या वैक्सीन है वो आने के चांसेस हैं नियर फ्यूचर में कोविड के लिए? अभी के जो आंकड़े हैं, अभी की रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? बहुत सारे वैक्सीन, मैक्सिमम 2 वैक्सीन एक यूएस में हो रही है और एक फ्रांस में हो रही है जो फेज 3 ट्रायल में। तो अगर ये वैक्सीन फेज 3 ट्रायल भी क्रॉस कर जाता है तो फेज 4 में शायद ये वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। बट सच ये कि अगर ये ट्रायल क्रॉस कर जाता है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन से फेज 3 फेज 4 पे जाके फेल भी हो जाती है, तो हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स और फिर देखते हैं वैक्सीन आती है। जी, तो डॉक्टर बोहानिया, हमारे वो दर्शक जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, क्या आप उनको समझा सकते हैं कि वैक्सीन की ट्रायल्स का क्या मतलब होता है? वैक्सीन अलग-अलग फेजेस में हम ट्रायल करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो फेज 1 में यूजुअली इनिशियली हम वैक्सीन बनाते हैं और लैब्स में एनिमल्स के ऊपर उनकी एफिकेसी देखते हैं। फिर हम सेफ्टी एफिकेसी फेज 2 में कंफर्म करके फिर फेज 3 में ह्यूमन, तो अभी ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं। बट फेज 4 पे जब पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस और साइड इफेक्ट्स एक्चुअल में जब हमें पता चलता है कि कितनी सेफ है वैक्सीन, तब हम जाके वैक्सीन को अप्रूव करते हैं। तो अभी फेज 3 ट्रायल्स में ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि लोग अक्सर बोलते हैं कि बताइए वैक्सीन्स क्यों नहीं आ रही हैं, वैक्सीन्स क्यों नहीं आ रही हैं। तो बात यही है कि वैक्सीन्स का आना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये अच्छी तरह से श्योर करना पड़ता है कि वो सेफ हो। कोई भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए थोड़ा समय लगता है। यूजुअली वैक्सीन के ट्रायल के लिए सालों लग जाते हैं। अगर हम बहुत फास्ट ट्रैक भी करें तो कम से कम 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। तो हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। कितनी बार जल्दी में वैक्सीन के ट्रायल्स फेल हो जाते हैं, तो हमें वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा ताकि वैक्सीन प्रॉपर और अच्छी आ सके। जी, एक और सवाल डॉक्टर बोहानिया आपसे कि क्या बेटर है, होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल में क्वारंटीन? जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है और अगर आपका घर उपयुक्त है होम आइसोलेशन के लिए, जी, घर उपयुक्त है मतलब अगर आपके घर पे सपोज ज्यादा मेंबर्स हैं, एल्डरलीज हैं या बच्चे हैं और आपके घर पे एडिक्वेट कमरे नहीं है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर सके, आप अपने एल्डरलीज के कॉन्टैक्ट अवॉइड कर सके, उस केस में आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। अगर आपके घर पे एडिक्वेट जगह है, आप अपने एक अलग रूम पे आइसोलेट हो सकते हैं, आप अपना एक अलग वॉशरूम यूज कर सकते हैं, तब आप घर पे आराम से आइसोलेट हो सकते हैं। घर पे आइसोलेशन का मतलब है, अगर आप घर पे आइसोलेट हो तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्शन न फैलाएं। तो अगर आप इतना अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं तो घर में आइसोलेशन इज बेटर देन होम एडमिशन एट हॉस्पिटल। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर बोहानिया, दिस वाज वेरी इंसाइटफुल, हमें बहुत यूजफुल जानकारी मिली आपकी बात सुनकर। डॉक्टर यादव, अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे हैं।
सबसे पहली चीज तो ये कि जैसे होम क्वारंटीन हमें डॉक्टर बुहानिया भी रेकमेंड कर रहे हैं, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमें होम आइसोलेशन के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए? एक चीज हमें ध्यान रखना होगा पहले तो कि होम आइसोलेशन सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स के लिए है। अगर मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो इट इज बेटर कि आप हॉस्पिटल जाएं, चेकअप कराएं। एंड प्रूवन कोविड विद माइल्ड सिम्टम्स ही होम आइसोलेट हो सकता है, होम क्वारंटीन हो सकता है। माइल्ड सिम्टम्स के अंदर किसी भी पॉइंट पे ब्रेथलेस अगर आप फील करते हैं, आपको थोड़ा सा भी उठ के कुछ भी अपना रोजमर्रा की जिंदगी का काम करने में सांस फूलने लगते हैं, तो बेटर है आप हॉस्पिटल जाएं, आप डॉक्टर को दिखाएं। जी, तो ये एक फर्स्ट रिक्विजिट है। दूसरा जो आपके घर की स्ट्रक्चर है जी, हाँ वो एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए होम आइसोलेशन के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। एक तो आपको अपना सेपरेट कमरा चाहिए। ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो हम आईसीयू में यूज करते हैं, सेम प्रिंसिपल्स हम होम आइसोलेशन में भी अप्लाई करेंगे कि आप प्रोटेक्टेड रहें, आपके केयर गिवर प्रोटेक्ट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बना रहे। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। तो आप प्रोटेक्टेड रहें, आप दूसरों से आइसोलेटेड रहें। इसका मतलब है कि आपका रूम अलग हो, आपका वॉशरूम अलग हो, आप जो भी बर्तन, कपड़े, कुछ भी जो आप यूज करते हैं वो दूसरे फैमिली मेंबर्स के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, अलग सेपरेटली धुलने चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आपको ही उस चीज को टेक केयर करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली, एट रिस्क जो है होम आइसोलेशन में, एट रिस्क जो मैक्सिमम लोग हैं वो होते हैं छोटे बच्चे, जिन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद आते हैं आपके पेट्स। ठीक है। ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन है जो इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी फैमिली मेंबर को डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। तो जितना हो सके इन सब चीजों को सिक पर्सन के पास आने से रोकना होगा। जी जी। डॉक्टर यादव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि हमें किस तरह का मास्क पहनना चाहिए? मास्क देखिए ऐसा है कि बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, 2 प्लाई, 3 प्लाई, N95 क्लॉथ मास्क। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप अगर आप पेशेंट हैं तो आपको दूसरे को नहीं ट्रांसमिट करना। मोस्ट कॉमन स्प्रेड जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो आप कोई भी मास्क पहन सकते हैं। जी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक तो आपको हमेशा मास्क पहन के रखना है जो एक सिक पेशेंट है, और दूसरा जो भी उसका केयर कर रहा है उसको केयर रखना है। एंड एक 6 फीट एटलीस्ट डिस्टेंस से आपको केयर करना है। माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर सिम्टम्स कोविड के साइन है कि हाँ ये भी हाँ, तो ये भी एक साइन है कि डिजीज सिवियरिटी बढ़ रहा है। इफ यू नीड सो मच जरूरत है तो आपकी माइल्ड सिम्टम्स नहीं रहे। अच्छा, वार्निंग साइंस क्या रहेंगे मॉडरेट या सिवियर सिम्टम्स के? आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको ब्रेथलेसनेस हो सकता है, आप ड्राउजी फील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, या कंफ्यूजनल स्टेट है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है आपके आसपास, या फिर आपका चेहरा जो है नीला पड़ गया है। ये सब इंडिकेटर्स हैं कि अब आपको हॉस्पिटल जाना है, अब आपको होम आइसोलेट नहीं होना। जी। तो ये जो टिपिकल प्रेजेंटेशंस आप बता रहे हैं कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर स्टेट्स में ऐसी दिखती है ये बीमारियां, इस तरह से प्रेजेंट करती है, तो क्या कुछ इसके एटिपिकल यानी कि आम से अलग कोई प्रेजेंटेशंस भी हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं जिनके बारे में आपने अभी तक बात नहीं की या बहुत ज्यादा? बिल्कुल है जी। प्रेजेंटेशंस हैं। एक कोविड-19 डिजीज के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि आपके ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, उसको क्लॉट होने की टेंडेंसी हो जाती है। जी। तो वो क्लॉट्स आपकी बॉडी में जहां भी बनेंगे उससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आएंगे वो भी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। अगर ब्रेन में क्लॉट हुआ तो स्ट्रोक जैसा न्यू पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट में क्लॉट हुआ तो एक हार्ट अटैक जैसी पिक्चर आ सकती है, लेग्स में या लंग्स में क्लॉट हुआ तो फिर आपको एक अनएक्सपेक्टेडली हाई अमाउंट ऑफ ब्रेथलेसनेस हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्रेथलेस, बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेग में पेन हो सकता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है कोविड-19 का जो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, बट बैकग्राउंड में चीजें एक ही है। तो डॉक्टर यादव एटिपिकल रहेगा जो नॉर्मल निमोनिया से होता है। जी। तो डॉक्टर यादव, अभी डॉक्टर बुहानिया बता रहे थे कि हमारे पास कोई रिलायबल वैक्सीन्स नहीं है और कोई थेरेप्यूटिक मोडालिटीज नहीं है इस समय, तो अभी अस्पताल किस तरह से कोविड-19 का मैनेजमेंट कर रहे हैं?
मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो अभी ट्रायल में है, हम वही यूज कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। एंड बेसिकली के अंदर ऑक्सीजन आपके बॉडी में पहुंचाना है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से सारे सिम्टम्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बनाते हैं। तो मेन हमारा एम यही रहता है, चाहे वो ऑक्सीजन देना हो, चाहे वेंटिलेटर के थ्रू ऑक्सीजन देना हो, बेसिक एम हमारा यही रहता है कि आपके बॉडी और आगे कोई वायरल निमोनिया में कोई और सुपर एडेड इन्फेक्शन, ऊपर से कोई इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यादव, बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिली जो कि बहुत यूजफुल होगी हम सबके लिए। तो डॉक्टर सीमा वार्ष्णेय, मेरे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे हैं। पहले आप ये बताइए कि क्या प्रेगनेंसी पे कोविड-19 का कोई इम्पैक्ट है? एक हेल्दी प्रेगनेंसी को वो कैसे अफेक्ट कर सकती है? जहाँ तक देखा गया है, जो अभी तक एविडेंस बेस्ड स्टडीज आई हैं, तो प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे को नहीं हो रहा है। और ये देखा गया है कि डिलीवरी के बाद अगर उसका कांटेक्ट होता है बेबी का तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे को नहीं होता इनसाइड द वूम। और प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि वो 2 लाइफ्स को डील करती है, जिसमें एक लाइफ उसके अंदर रह रही है और उसको आगे उसको वर्ल्ड में लेके आना है। अदरवाइज अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो वो उतना ही रिस्क है जितनी हेल्दी पॉपुलेशन है। बट अगर प्रेगनेंसी में अनफॉर्चुनेटली उसको इन्फेक्शन होता है तो आगे जाके उसको डिलीवरी के लिए और सिजेरियन में अगर होता है उसका, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं और ऑब्वियसली उसका स्प्रेड ज्यादा होगा, जो डॉक्टर उसको डील करेगा, जो स्टाफ उसको डील करेगा। इसलिए प्रेगनेंसी में स्पेशल प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। जी, तो डॉक्टर वार्ष्णेय ये बताइए कि जैसा कि बड़ा एविडेंट है कि आजकल हम लोग अस्पताल जाने से बहुत डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि घर में ठीक बैठे हैं, वहां पेशेंट्स के कांटेक्ट में आके ही बीमार पड़ जाएं। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स हैं वो क्या है, द कस्टमरी हॉस्पिटल विजिट? एक्चुअली हमने प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स एंड लास्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स। 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। तो मिनिमम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 विजिट, देन सेकंड ट्राइमेस्टर में एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 1। और अगर उसको कोई और प्रॉब्लम है, साथ में ब्लड प्रेशर है या फ्रीक्वेंट विजिट करनी है, तो 9 मंथ में हमको 1-2 बार और बुलाना पड़ जाता है। अदरवाइज वो डिजिटल, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं, उस तरह से कंसल्ट कर सकते हैं। जी, तो आज मान लीजिए कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट होती है हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी या सी सेक्शन के लिए, तो उसमें जो पेशेंट है उसकी तरफ से आजकल क्या प्रिकॉशन ज्यादा लिए जाने चाहिए above and over the normal precautions that we use to take? अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है तो एक तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज करे, जिससे कि स्प्रेड कम से कम हो। अपने साथ कोशिश करे कि हेल्दी अटेंडेंट्स को लेके जाए, मास्क लगा के जाए और अपना हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखे। अगर उसको छींकना है या उसको खांसी आ रही है तो टिश्यू पेपर पे साइड में उसको उसमें छींके और उसके बाद टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डाले एंड प्रॉपर हैंड वॉश करे। बार बार अपने फेस को, नोज को, माउथ, आईज को ना टच करे और सोशल डिस्टेंसिंग उसे फॉलो करना पड़ेगा 2 मीटर या 6 फीट के डिस्टेंस पे। और रूम में कोशिश करें कि वो कंजेशन ना करें। और ऐसे डॉक्टर को भी उसी तरह से प्रिकॉशंस लेने होंगे कि खुद उसको पीपीई पहन के उसको एग्जामिन करना होगा और अपने स्टाफ को भी प्रॉपर मास्क, शील्ड और गाउन, सर्जिकल गाउन पहना के हम लोग ग्लव्स पहन के उसको ऑब्जर्व करते हैं और फ्रीक्वेंट उसका ब्लड प्रेशर और फीटल हार्ट उसका मॉनिटर करते हैं। जी, तो प्रॉपर डिलीवरी में उसका एनेस्थेटिस्ट हमको कॉल करके बताते हैं कि एनी टाइम हम लोग को जरूरत पड़ सकती है, या पीडियाट्रिशियन को साथ में रखते हैं। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर कोई कोविड पॉजिटिव मदर है तो डिलीवरी के टाइम क्या वो अपने बच्चे को इन्फेक्शन पास कर सकती है? मतलब बच्चा पैदा हो गया और वो मदर के साथ है तो क्या उसको इन्फेक्शन कैच करने का रिस्क है? बिल्कुल इन्फेक्शन कैच करने का रिस्क है। जब तक वो अंदर है तब तक रिस्क नहीं है उसमें, पर अगर एक बार डिलीवर हो गया तो उसको कांटेक्ट से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसे देखा गया है बच्चों में कम होता है, पर कांटेक्ट से हो तो सकता ही है। इसलिए स्पेशल प्रिकॉशन लेके उसको हेल्दी अटेंडेंट को दे देना चाहिए, हैंड ओवर करना चाहिए।
और उसी तरह से उसकी केयर करनी चाहिए जैसे और पेशेंट्स की करते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा वार्ष्णेय। और इस जानकारी से आई एम श्योर काफी लोगों के बहुत सवाल एड्रेस हुए होंगे। तो इससे ही नेक्स्ट हम चलते हैं डॉक्टर संदीप वार्ष्णेय के पास। कंटिन्यूएशन में आपसे क्वेश्चन कि ये बीमारी इन्फेंट्स में और बच्चों में कितनी देखी गई है? बच्चों में एज कम्पेयर टू एडल्ट्स या ओल्ड पीपल थोड़ा सा कम देखी गई है। और जैसा भी चाइना का डाटा था उसमें उसके हिसाब से करीब 2.4% था अंडर 19, और इसी तरह का डाटा यूएस से भी आया था। और जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी, भारत में भी जो डाटा बीच में आए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उसमें लगभग 2.5% से लेकर 4.5% तक के बीच में छोटे बच्चे अंडर 12 जिनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसी हुई है। इन जनरल जो वैसे ये बीमारी किसी एज, इसलिए कोई एज बार नहीं है जी। एनीबडी ऑफ एनी एज, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति, बच्चा इससे सफर कर सकता है, उसको बीमारी हो सकती है। तो हमें सभी का बचाव करना होता है। हालांकि छोटे बच्चों में थोड़ा ये कम है एज कम्पेयर टू जो बड़े लोग हैं या बूढ़े लोग हैं। जी, तो डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पैदा होता है कोविड पॉजिटिव मदर को, तो क्या बच्चे को हमें मदर से आइसोलेट करना पड़ेगा, और क्या मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है? हाँ, अगर न्यू बॉर्न बेबी है और मदर को अगर कोविड-19 पॉजिटिव आया हुआ है तो हमें बच्चे को आइसोलेट करना चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग देना है या नहीं देना है एक बहुत ही पर्सनल सवाल भी हो जाता है। और रिकमेंडेड ये है उसको माँ का दूध ही मिले। तो उसके लिए उसके 2 तरीके हैं आपके पास। या तो हम डायरेक्ट मदर उसको दूध पिलाए, तो उसके लिए बहुत ही हमें प्रिकॉशन चाहिए कि हर बार मदर पूरे कपड़े से बदल करके आएगी, हैंड वॉश करेगी और प्रॉपर तरीके से और मास्क लगाएगी, जिससे कि बच्चे को ट्रांसफर ना हो। और उसके बाद भी उसको क्लीन करना होगा, बेबी को फिर से चेंज कर। और दूसरा तरीका ये है कि मदर अपना मिल्क को एक्सप्रेस करे, चाहे तो अपने हैंड से एक्सप्रेस करे या ब्रेस्ट पंप आते हैं जिससे वो एक्सप्रेस करे और उस मिल्क को उस बच्चे को दिया जाए। और इसमें भी बहुत सावधानी की जरूरत है। उस मिल्क को आपने जब आप कलेक्ट करेंगे तो उसके मदर के हाथ या जो आपका केयर टेकर है उसके हैंड शुड भी अच्छे से धुले हुए होने चाहिए या ग्लव्स पहन के, और ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। अदरवाइज वैसे माँ से डायरेक्ट दूध में यह वायरस नहीं आता। अब तक की स्टडीज यही बताते हैं कि दूध में नहीं पाया गया है, तो माँ का दूध बच्चे के लिए सेफ है। इस तरीके से हम सेफ रख के माँ का दूध दिला सकते हैं। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, मान लीजिए कि कोविड पॉजिटिव मदर है, उसका नया बच्चा हुआ, तो उसे कितने समय अपने बच्चे से आइसोलेटेड रहना पड़ेगा? ये सारी प्रिकॉशंस कितने टाइम तक लेनी पड़ेंगी? हाँ, देखो जैसे कोई भी पेशेंट है, चाहे मदर है या कोई और भी है, जब उनमें सिम्टम आते हैं उससे करीब 2 या 3 दिन पहले, 2 दिन पहले से ही वो इन्फेक्टिव उनका टेस्ट हो जाता है कि वो किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और सिम्टम जहाँ खत्म हो जाते हैं, नॉर्मली 8 से 10 दिन में सिम्टम खत्म होते हैं, उसके बाद हमें 3 दिन और हमें बचा के रखना है। उसके बाद हम सेफली मदर को, बेबी को दे सकते हैं। सिम्टम्स खत्म होने के 3 दिन बाद तक प्रिकॉशन रखना, कम से कम 3 दिन हमें तैयार करना है, जिससे कि हमें माँ से बच्चे को ट्रांसफर ना हो पाए या किसी और को ट्रांसफर ना हो पाए, तो हम उसके बाद हम बेबी को दे सकते हैं। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, आजकल जैसा कि मैं डॉक्टर सीमा वार्ष्णेय को भी बोल रही थी कि हम लोग अस्पताल जाने से बहुत डरने लगे हैं कि अच्छे खासे बैठे हो वहीं जाके इन्फेक्शन हो जाए। तो जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन को क्या हम डिले कर सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए फिर ले जाए बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए? हाँ, जिस तरह की सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है, हम इसमें वैक्सीनेशन को कुछ समय के लिए डेफिनेटली डिले कर सकते हैं। जैसे हम 1.5 महीने, 2.5 महीने या 3.5 महीने पे जो वैक्सीन लगाते हैं, उनको आराम से हम 1 महीने का और गैप दे सकते हैं। और उसके बाद लगता है बहुत डिले हो रहा है तो हम लगवा सकते हैं, जैसे कि हम अपने क्लिनिक पे आजकल कर रहे हैं। उसमें हम सुबह पहले हम बुलाते हैं बच्चों को अपने नॉर्मल क्लिनिक से आधे घंटे पहले, जिससे कि वैक्सीनेशन बच्चों का पूरा हो जाए। उसके बाद ही नॉर्मल ओपीडी शुरू करते हैं, जिससे कि अगर उन बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं तो वो और आम जनता से इन्फेक्ट ना हो या उनके कॉन्टेक्ट में ना आए। जी, तो डॉक्टर वार्ष्णेय, एक और बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हम बड़े तो मास्क लगा लेते हैं खुद के बचाव के लिए, औरों के बचाव के लिए, पर जो छोटे बच्चे हैं और इन्फेंट्स हैं, क्या वो मास्क लगा सकते हैं? जो छोटे बच्चे हैं, जो भी रिकमेंडेड है, उसमें 2 साल से नीचे बच्चों को मास्क लगाना रिकमेंडेड नहीं है। और जैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो बच्चे शुरू में 4-5 महीने तक बेसिकली नेजल ब्रीदर होते हैं, तो मुंह खोल के सांस लेना नहीं चाहते, ना ले सकते, तो सफोकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सडन डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटे बच्चों में लेस देन 2 इयर्स में मास्क रिकमेंडेड नहीं है। राइट, तो ये बात सब जरूर ध्यान में रखें कि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल छोटे, 2 साल से कम वाले, वो नाक से सांस लेते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं आता डॉक्टर वार्ष्णेय, राइट, कि मुंह से भी सांस ली जा सकती है। जो छोटे बच्चे हैं 4-5 महीने तक वो मुंह से सांस नहीं ले पाएंगे, तो उनको सफोकेशन के चांसेस रहेंगे।
और उससे बड़े वाले बच्चों को भी परेशानी होगी सांस लेने में भी और बातचीत करने में, वोकलाइजेशन में, ग्रोथ में। तो 2 साल तक रिकमेंडेड नहीं। तो डॉक्टर वार्ष्णेय, मेरा आपसे आज के लिए आखिरी सवाल कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, हम में से कई लोग ले रहे हैं उसको प्रोफाइल एक्सेस के लिए, खुद को पहले से बचा के रखने के लिए, तो क्या हम बच्चों को भी ये दवाई दे सकते हैं? नहीं, ये टॉक्सिक ड्रग होती है और बहुत ही बड़ों को भी बहुत हिसाब से दी जाती है, अंडर गाइडेंस। जी, लेस देन 15 इयर्स में नॉट रिकमेंडेड, नहीं देना है। राइट। और बड़ों को भी डॉक्टर से पूछ के आई थिंक सुझाव लेकर अपने ही आप से नहीं लेना है, डॉक्टर से पूछ के ही। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं आपको सबको बोलूंगी कि प्लीज अपने डॉक्टर खुद ना बने। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे व्हाट्सएप सर्कुलेट होते रहते हैं कि किसी एक रेनाउंड डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिल गया है और इसको फॉलो कर लो। प्लीज ऐसा करने से बचे, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राकेब अली से है कि 2 सवाल है जिन्हें मैं मर्ज करके आपसे पूछूंगी क्योंकि शायद जवाब ओवरलैपिंग हो। कि आज के लोगों को बहुत चिंता रहती है अपने फैमिली मेंबर्स की कि उन्हें कुछ हो ना जाए, एक ऑब्सेशन सा बन गया है और इसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आती। तो पार्ट 1 ये है क्वेश्चन का कि हम क्या करें जिससे कि हम इस पैनिक को थोड़ा सा कंट्रोल में ला सके, और दूसरा ये कि नींद ना आने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे। या देखिए, चिंता बहुत ही कॉमन सा एक रेस्पॉन्स हो गया है और चिंता करनी ज़रूरी भी हो गई है, खासकर इस समय पे जब वाकई में एक हमारे सामने एक रियल फियर भी। लेकिन चिंता को थोड़ा समझ लेते हैं कि चिंता है क्या। कि चिंता जो है एक अडेप्टिव फंक्शन है हमारे माइंड का, और इसका मेन जो फंक्शन वो ये है कि हमें सिग्नल देता है कि कोई सामने डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसे हमें ओवरकम करना है या जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। जी, हमारा दिमाग आगे से उसकी प्लानिंग करते हुए चीज़ों को दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। अब इसी चक्कर में कई बार जब प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जैसे कि कोविड-19 सिचुएशन की कई एस्पेक्ट, तो हमारा दिमाग जो है खतरे की घंटी बजा देता है, जो कि एक ब्रेन के पार्ट एमिगडाला में ये खतरे की घंटी बजती है। जब ये खतरे की घंटी बजती है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है और घबराहट के सिम्टम्स बन जाते हैं। जी, और कई बार ये घबराहट के सिम्टम इतने बढ़ जाते हैं कि हमें एक पैनिक रिएक्शन हो सकती है। अब चिंता के कई दायरे हो सकती है। चिंता अपने बारे में हो सकती है, अपने लाइफ के कई एस्पेक्ट के बारे में हो सकती है। खासकर चिंता अपने वल्नरेबल फैमिली मेंबर्स के बारे में अमूमन ज़्यादा होती है, जैसे बच्चे और अपने बड़े एल्डरली अगर घर में है तो। जी, दूसरा चीज़ ये है कि चिंता हमें इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि हम अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे। और जी, हम क्या करते हैं, जब हम अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाते तो हम इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू करते हैं। जी, कई बार ये सॉल्यूशन प्रॉब्लम का पार्ट बन जाता है, जी, और हम इस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि एक्सट्रीम साइड की है उसको एक्नॉलेज ज़्यादा करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। उसके लिए ज़रूरी ये है जो हम कर रहे हैं कि एक्सपर्ट से राय लेना, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन लेना जो कि सही रिसोर्सेज से है। जी, दूसरा ये कि बड़ी इसलिए भी होती है, कई बार चिंता इसलिए भी होती है कि हम थ्रेट को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। जब थ्रेट को ओवर एस्टिमेट करते हैं तो हमारे व्यवहार, सेफ्टी व्यवहार बढ़ जाते हैं। सेफ्टी व्यवहार जैसे कि ओवर यूज़ करना सैनिटाइजर का, बहुत ही ज़्यादा कन्फाइंड रहने लगना। तो जी, इस चक्कर में आप चिंता को और बुलावा देते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जी, कि इसके बीच में हमको क्या कर सकते हैं, अगर हम बोले तो एक चिंता का समय अगर क्यों ना हम अपने आप को खुद से दे दें, जिसे हम बोलते हैं वरी टाइम। देने से ये होता है कि अगर दिन में बार बार बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो हम अपने आप को हमेशा बोल सकते हैं कि नहीं, 7 बजे हम चिंता करेंगे 10 मिनट के लिए। जी, और कुछ समय पे जब हम चिंता करने के लिए बैठते हैं तो आप एक बड़ा काउंटर इंट्यूटिव फिनोमेना महसूस करेंगे कि हम इतनी चिंता नहीं कर पा रहे जितना कि हमने सोचा था जब हमने खुद को मौका दिया, बल्कि उसमें होने वाली जो एरर्स हैं, दिमाग में होने वाले जो थिंकिंग एरर्स हैं, वो हमको थोड़े ज़्यादा सामने दिखाई देने लगते हैं। जी, इसके अलावा ये कि हमें अपने आप को काम डाउन करना बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे कि मैंने बताया था कि बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, चाहे योगा से, चाहे जनरल एक्सरसाइज से अपने आप को काम डाउन रखना ज़रूरी है। अब बात आती है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम एक आउटकम होते हैं, कॉन्सिक्वेंस होते हैं, अपने आप में एक खुद से एक बीमारी होने की बजाय ज़्यादातर केसेस। जी, इंसोम्निया का मतलब ये है, या ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है जो कि दिन में, इसमें हफ्ते में कई बार या तो आप सोना चाहें तो रात में, या फिर रात में बार बार आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, या फिर आप जो आपने समय सोचा था उठने का उससे बहुत पहले आप उठ जाते हैं और दोबारा नहीं सो पाते। ये अगर
2-3 हफ्ते तक लगातार होता रहे और हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार, तो आप वाकई में स्लीप डिस्टर्बेंस की तरफ जा रहे हैं, जिसे इंसोम्निया भी कहा जा सकता है। और ज़्यादातर ये हमारे चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन इसकी वजह से हो रहा है। तो अब बात है कि कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सके और कैसे इसे करेक्ट किया जा सके। अमूमन अपने आप से करेक्ट हो जाता है अगर 1-2 बार हफ्ते में होता है तो स्लीप प्रेशर अपने आप बन जाता है और हमारी स्लीप साइकिल भी रिस्टोर हो जाती है। लेकिन स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। स्लीप हाइजीन कहता है कि आप एक कंसिस्टेंट टाइम पे सोए, कंसिस्टेंट टाइम पर आप उठे। अगर आपको रात में नहीं आई है 1-2 दिन, 1-2 रात, तो आप दिन को कॉम्पनसेट करने की कोशिश ना करें। अगर कॉम्पनसेट करते हैं तो प्रेशर खराब हो जाता है अगले नाइट की स्लीप के लिए भी। दूसरा, बेड टाइम रिचुअल जरूर यूज करें कि आप एक थोड़ा सा ड्रेस चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को वॉश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बेडशीट चेंज कर रहे हैं और आप डिम लाइट कर रहे हैं थोड़े से पहले। तो ये रिचुअल करने से आपको आपकी बॉडी को एक इंडिकेशन मिल जाता है। तीसरा चीज़ के स्क्रीन टाइम उस समय पे या कैफीन सोने से कम 1 घंटे पहले तक अवॉइड करें। फोर्थ ये कि आप अपने जनरल लेवल ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी को थोड़ा सा चेकआउट करें कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है स्लीप मेरी प्रॉब्लम है और हम ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट जो देते हैं स्लीप को कि स्लीप अगर नहीं आई तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा या मैं बहुत ज़्यादा किसी परेशानी में, वो हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट एंजाइटी लेवल्स को हैम्पर कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी चेक करें। Thank you very much, Rakesh. So my next question is to you, Dr. Joshi, Dr. Pranjal Joshi, कि क्या कोविड इन्फेक्शन के कोई स्किन पे मैनिफेस्टेशंस हैं, कोई सिम्टम्स क्या हमें कोविड की स्किन पे भी दिखाई देते हैं? थैंक यू डॉक्टर कपूर। देखिए, जैसा डॉक्टर चिराग यादव ने आपको बताया कि वैसे तो जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसमें ज्यादा सिम्टम्स जो है वो रेस्पिरेटरी आते हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसी का एक ऐसा भी एक है जिसमें देखा जाता है कि जो ब्लड है, ब्लड की थिकनिंग से हो जाती है जिससे कि ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं और यही चीज जो है ये हमारी स्किन के ऊपर मैनिफेस्ट कर सकती है। अगर हमारे स्किन के ऊपर इस तरह के ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन हो तो ये देखा जाता है कि जो हाथ है और जो खासकर जो पैर है, पैरों में इस तरह के कुछ निशान, जैसे कि मान लीजिए आपको लगेगा कि आपको एक इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उस तरह के निशान कई मरीजों में देखे जाते हैं। और आजकल जो नई स्टडीज हैं वो भी पॉइंट कर रही है कि ये जो इस तरह के साइंस हैं ये एक अर्ली पॉइंटर की तरह से काम कर सकते हैं कि शायद ये जो पेशेंट है जिसमें स्किन के निशान आ रहे हैं ये मे बी फ्यूचर में जाकर के इसमें इस तरह के फिनोमेना लंग्स में और ब्रेन में और कहीं पे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर राय आप यहाँ पर हैं, डॉक्टर सौरभ राय। एक और बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है कि आजकल जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है कोविड के टाइम्स में, अगर मान लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो क्या उसकी फ्रैक्चर की हीलिंग ऑल्टर्ड होती है, क्या उसमें ज्यादा समय लगता है या क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? कोविड-19 से फ्रैक्चर हीलिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ अगर पेशेंट को कोविड-19 है और अगर उसका ऑपरेशन किया जाए और उसको कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उसके मोर्टेलिटी के 25% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम प्रेफरेबली जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको हम ये बोलते हैं कि आपका जब तक कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे फ्रैक्चर हीलिंग में कोविड-19 का कोई भी इफेक्ट नहीं है। नहीं। अच्छा, एक और सवाल आपसे कि कोविड-19 के टाइम पे हम लोग आइसोलेशन की वजह से घर पे बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं घर से, तो ऐसे में हमारी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है, प्लस हमारा सन एक्सपोजर भी बहुत मिनिमाइज हो गया है। तो ऐसे में हम अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला जो सवाल था कि एक्सरसाइज हम जो नहीं कर पा रहे, तो आप घर पर ही अपने को योगा करिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी जो सन एक्सपोजर से विटामिन डी की जरूरत पड़ती है उसके लिए आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जी। बाकी आप अगर ब्रीफ एक्सपोजर भी अगर आपको सनलाइट का हो जाता है लाइक 15 मिनट्स, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। जी। तो डॉक्टर जोशी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल काफी बातें हो रही हैं कि कॉलोनीज के बाहर डिसइंफेक्शन टनल्स इंस्टॉल कर दिए जाने चाहिए, तो आप ये बताइए कितने इफेक्टिव होंगे कोविड के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए, और इनके क्या कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं? जो केमिकल डिसइंफेक्शन है उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं? हाँ, देखिए डॉक्टर कपूर, हमको इस पूरे एक तो ये है कि हम लोग जो केमिकल डिसइंफेक्शन यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग कॉमनली सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन यूज कर रहे हैं।
अब देखिए इसमें एक तो ये हुआ कि ये जो सोल्यूशन है जब ये इंसान से शरीर पे कांटेक्ट में आता है तब इससे क्या होता है, और दूसरा ये कि जब ये सोल्यूशन इंसान के कपड़ों पे पहुंचता है तो उससे कितना भी इफेक्टिव। जी देखिए वैसे तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को हम लोग बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करते आए अपने हॉस्पिटल में और ये एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, लेकिन अब इसमें जो WHO की स्टडीज हैं वो ये दिखाती हैं कि ये जो इस तरह का शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है, मान लीजिए कि हमने स्प्रे की एक टनल सी बनाई, जैसा कि आपने देखा होगा कि कॉलोनीज के बाहर एक 10 फुट की एक सुरंग सी बना दी गई है और उस सुरंग के अंदर लगातार ये जो केमिकल है ये हर तरफ से आदमी के शरीर के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है जी। तो हमारे लिए ये कहना कि जब इस 10 फुट की सुरंग से एक आदमी गुजरता है उसके ऊपर कितना ये स्प्रे पड़ पा रहा है कितना नहीं पड़ पा रहा है, इसके बारे में कुछ भी कंक्लूसिव स्टडीज नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जितने भी जगहों में सोसाइटीज में लगाया जा रहा है उसमें क्या होता है कि लोग इसको लगा देते हैं फिर एकदम चिंता मुक्त हो जाते हैं कि अब हम लोगों ने अपनी टनल लगा दी है और अब हमारे को ऐसा मान लीजिए कि कोरोना की एंट्री हमने यहाँ पे रोक दी। तो देखिए ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर किसी इंसान के शरीर के ऊपर इस तरह के कुछ वायरस पार्टिकल्स रखे हैं हो सकता है कि उस पे इसका असर हो रहा हो, लेकिन अगर कोई मरीज है जो कि इससे अफेक्टेड है और एसिम्प्टोमेटिक है वो उसके बावजूद भी अंदर इन्फेक्शन फैला सकता है जी। और दूसरी बात इसमें ये हम लोग हमें समझना जरूरी है कि ये जो हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशंस हैं ये इंसान के शरीर के कांटेक्ट में आने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने जी। इससे कांटेक्ट में आने से भले ही वो शॉर्ट कांटेक्ट हो हम लोगों को काफी तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इस तरह के स्प्रेस हमारी आंखों में घुसे हैं तो आंखों में हमारे को एकदम एक्यूटली उस टाइम पे रेडनेस वगैरह होना, आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी आना, यही सेम सिम्टम स्किन पे होना कि स्किन में खुजली वगैरह होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। और आजकल जो सोसाइटीज में सुबह शाम लोगों के ऊपर स्प्रे इस तरह से किया जा रहा है तो हो सकता है कि इसका कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की तारीख में इसके फायदे कितने हैं हमें नहीं पता, लेकिन इसके जो नुकसान हैं वो बहुत डेफिनेट हैं, बहुत एविडेंट हैं और हमें इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए। जी। तो डॉक्टर जोशी एक और सवाल आपसे कि जैसे जहां तक हैंड वॉशिंग की बात है उसके बारे में हम लोग काफी ज्यादातर लोग काफी अवेयर हैं, और जहां तक हैंड सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल की बात आती है तो आप उसमें हमें गाइड करेंगे कि हमें किस तरह से अपने हैंड सैनिटाइज करने चाहिए, कितना सैनिटाइजर लें, उससे इस्तेमाल करें, ये सब में हमें क्लैरिटी नहीं है। देखिए हैंड वॉशिंग इस टाइम पे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस की है। जो हमारे पास इस टाइम पे आप समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आई हैं वो ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 फुट की दूरी रखें, मास्क पहनते रहें और अपने हाथ धोते रहें। तो अगर हम बात करेंगे 3 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स तो डेफिनेटली हैंड वॉश उसमें से एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। और इससे ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपके हाथ के कोई इन्फेक्शन वायरस पार्टिकल्स हैं तो आप उसका जो स्प्रेड है उसको रोकने में हेल्प करते हैं और इसका बहुत रोल है। लेकिन इसके ऊपर बहुत कुछ इस टाइम पे है। हम लोग एक चीज जो भूल जाते हैं वो ये कि पहली बात तो ये कि हमें कितनी बार हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड वॉश सही तरीके से करना चाहिए और क्या इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए जो लोग प्रीडिस्पोज्ड हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स के कि उनके हाथों में कुछ लंबे समय से भी एलर्जी वगैरह है या फिर उनके हाथों में ड्राइनेस रहती है तो उनमें देखा जा रहा है हमारे क्लिनिक्स में आजकल इस तरह के मरीज बहुत बढ़ गए हैं जिनको की कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जो कि इस तरह से हैंड वॉश करने से एक्सैसरबेट हो जा रही है। जी। तो खासकर उन मरीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो हैंड वॉश करें बिल्कुल करें, उसमें कोई कमी ना करें। लेकिन जब भी वो हैंड वॉश करते हैं अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों में ड्राइनेस हो रही है, उनके हाथ रुके रुके हो रहे हैं, उनके हाथों में उनको एक ऐसी जकड़न सी महसूस हो रही है तो उस केस में वो हैंड वॉश करें और उसके एकदम बाद घर में कोई भी साधारण सा पड़ा हुआ तेल या फिर कोई भी कोल्ड क्रीम इस तरह का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें। क्योंकि हम जब लगातार बार हैंड वॉश करते हैं तो हमारे जो लिपिड्स हैं जो कि हम नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं उसको हम लूज कर देते हैं, उससे ये सिम्टम एक्सैजरेट हो सकता है। जी, थैंक यू डॉक्टर जोशी। तो अभी जो हमारी पिछली मीटिंग थी उसमें लोगों ने अपने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे चैट में। आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उन्हें भी एड्रेस करके रिकॉर्ड करके शेयर करें उनके साथ। तो मिस्टर अभिनव गुप्ता का क्वेश्चन था कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेडिसिन्स दैट वी कैन टेक फॉर द कोविड प्रिवेंशन एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग। जी, आजकल मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है जो हम कह रहे हैं कि कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन, ये सब दवाइयों का कोई फुल प्रूफ कोई रोल नहीं है। जी। इन सब दवाइयों से कोविड-19 एक्चुअल में प्रिवेंट होता है नहीं होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब दवाइयाँ हम मॉडरेट टू सीवियर केस में करते हैं वो भी अंडर इंटेंस मॉनिटरिंग के अंदर हॉस्पिटल के अंदर। अगर आप ये सब दवाइयाँ
अगर खुद घर पे लें या फिर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी मॉनिटरिंग के लें, तो ये आपके लिए जानलेवा भी। एट प्रेजेंट कोई दवाइयाँ नहीं है जो एज अ प्रिवेंशन यूज की जा सकती कोविड-19 के लिए। इम्यूनिटी बूस्टर की बात कही थी अभिनव गुप्ता जी ने। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम प्रॉपर मील ले सकते हैं, प्रॉपर खाना खा सकते हैं, दिन भर में एडिक्वेट फ्लूइड्स लेना चाहिए, डेली एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स। इसके अलावा विटामिन सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टडीज ने शो किया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में कोविड-19 ज्यादा होता है। तो अगर आपको पता है, आप पहले भी विटामिन डी डेफिशिएंट रह चुके हैं या आपके बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट ले सकते हैं। इस कोविड-19 के एरा में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकलते। जैसा डॉक्टर सौरभ राय ने कहा कि आप धूप में जाए 15 मिनट के लिए, तो आपके लिए एडिक्वेट है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए। बट विटामिन डी, अभी हम घर से बाहर नहीं जा रहे, तो सन का एक्सपोजर बहुत कम है, तो इस वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। जी डॉक्टर बोहानिया, विटामिन सी के सप्लीमेंटेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप एडिक्वेट मील ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी डाइट्स है जिसमें विटामिन सी एडिक्वेट मात्रा में होती है। फॉर एग्जांपल लेमन्स, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, गुआवास, आंवला। तो अगर आप डाइट में अगर ये सब ले रहे हैं तो आपको अलग से सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट विटामिन सी में डेफिशिएंट है, तब आप उसका सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है और ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट आपको इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है। बट अगर आपकी डाइट एडिक्वेट है, मील्स में अगर विटामिन सी एडिक्वेट है, तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। राइट, ठीक है। आप सब लोगों की बात सुन के एक बात तो बिल्कुल एविडेंट है जो कि सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम सेल्फ मेडिकेट ना करें। ये काम हम डॉक्टरों पे ही छोड़ दें कि वो हमें दवाइयां बताएं, क्योंकि इससे हम अपना नुकसान कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कुछ कहना चाहते हैं? बीमारी चाहे कोरोना हो या कोई और हो, कुछ एक जनरल प्रिंसिपल्स है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड हैव अ गुड स्लीप, 7 to 8 hours sleep. Secondly, exercise, which includes yoga. Thirdly, good food, nutritious food, and some exposure to the sun. Yes. इन सब से भी बीमारी कोरोना है कोई और है, आप बीमारी से बचे रहेंगे अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। जी बिल्कुल। तो कोरोना हो या ना हो, हमें अपनी इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग ऑप्टिमम रखनी है, जिसके लिए कि ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करना, जिनको हम ब्रॉड अम्ब्रेला में बोल सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो आप हमें बताएं कि आजकल प्रेगनेंसी में और जनरल पॉपुलेशन को क्या क्या खाना चाहिए, कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं? जी, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ से बताना शुरू करूंगी कि क्या नहीं करना, क्योंकि आजकल जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ एज अ प्रोफेशनल, मैं देख रही हूँ कि प्रोसेस्ड फूड की होर्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है। एक तो लोग पैनिक होर्डिंग कर रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा आजकल डिमांड बढ़ी हुई है, कहीं चीजों का स्टॉक ना फिनिश हो जाए, तो उसमें वो क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड वो होर्ड करने लग गए हैं। कि जैसे नूडल्स हो गए, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम लेने से बचूंगी, तो बहुत सारे नूडल्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, फ्रोजन फूड्स हो गए, जिनको कि बस फ्रोजन फूड है, उसको फ्राई किया और खा लिया। तो इनका सोडियम और ट्रांस फैट कंटेंट बहुत ज्यादा है ऐसी चीजों का। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि ठीक है होर्ड करके रख लिया, हम थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, पर इंसान का दिमाग इस तरह से काम नहीं करता है। और जितना ज्यादा हम होर्ड करके रखेंगे, उतना ज्यादा हम इन चीजों को कंज्यूम करेंगे। तो चाहे वो प्रेजर्वेटिव रिच चीजें हो, ट्रांस फैट रिच चीजें हो, चाहे वो सोडियम रिच चीजें हो, वो सब अभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छी नहीं है, उसके काम करने के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी कि लोग इस टाइम पे जैसे डोमेस्टिक हेल्प्स नहीं आ रही है घर में, तो अगेन ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि बस क्विक फिक्सेस हो जाए खाना खाने के लिए। तो ऐसा मत करिए, अपनी जो ट्रेडिशनल मील्स हैं, जिस तरह से हम खाते हैं, वो वैसे ही रखिए, क्योंकि जो इंडियन मील्स हैं वो एज सच, अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज देखें तो बैलेंस्ड है सारे न्यूट्रिएंट्स में। और ऐसा मत सोचिए कि अगर आप मल्टीविटामिन ले लेंगे, या मार्केट में आजकल बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स वगैरह मिलने लग गए हैं, अगर आप इन सब लोगों को ले लेंगे तो ये एक नॉर्मल डाइट का रिप्लेसमेंट है। ये नॉर्मल डाइट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको होल फूड से अपना न्यूट्रिशन जो है उसे ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात कि ये टाइम नहीं है एक्सट्रीम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने का,
क्योंकि आपके जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं, चाहे वो इम्यून सिस्टम का काम हो, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके काम करने की जहां तक बात आती है, तो कैलोरीज हर बेसिक प्रोसेस के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से खाइए। और जो ये सारी फैट डाइट्स हैं जिनको मैं बोलती हूँ, फैट डाइट आप कैसे पहचानेंगे? वो रिस्ट्रिक्टिव होगी, किसी फूड ग्रुप को एलिमिनेट करेगी, या फिर ऐसा होगा कि वो दूसरी डाइट कभी बहुत पॉपुलर रही होगी, आज वो हो गई होगी, कोई और कभी आ जाएगी। तो इस तरह की डाइट्स जिनके की ट्रेंड रैपिडली चेंज होते रहते हैं, इनसे अभी बचिए। तो आप अपनी बैलेंस डाइट खाइए जिसके अंदर की ये चीजें जरूर हो कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, डेयरी हो, प्रोटीन हो, ये चीजें जरूर हो। और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इस टाइम पे मत करिए। और इसके अलावा जो आप अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बोलती हूँ कि हमारे किचन में ही मैजिक है। जैसे हल्दी है, उसकी इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, तो उसे लेते रहिए। और मार्केट में जाके फिर हल्दी का भी सप्लीमेंट खरीद के लाएं। उससे अच्छा है कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं कि रात को सोते समय हम लोग जिंजर, हल्दी और इलायची डाल के दूध पिया करते थे गरम, उसे जरूर रीइंट्रोड्यूस करिए अपनी लाइफ में, क्योंकि ये चीजें, इसको अमेरिका रिस्पेक्ट कर रहा है। वहां पे आप जानते हैं कि आजकल देसी घी मिलता है क्लैरिफाइड बटर के नाम से, बहुत महंगा। और ये जो हमारा हल्दी वाला दूध है, ये गोल्डन मिल्क के नाम से मिलता है, अगेन ये भी बहुत महंगा मिलता है। तो ये जो सारी हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है कि हम काढ़ा बना के पीते हैं कभी भी फ्लू के सीजन में, या फिर हल्दी वगैरह को कंज्यूम करते हैं, इसको वैल्यू कीजिए, इसका वैलिडेशन खुद कीजिए, वेस्ट का वेट मत करिए वैलिडेशन आने के लिए। सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम अ बैलेंस्ड डाइट। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, इंटरचेंजेबली आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। फिजिकल एक्टिविटी कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इन्वॉल्व करती है, और उसमें नेसेसरीली कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मान लीजिए कि मैं एक पानी का ग्लास लेकर आ रही हूँ, मैं थर्स्टी हूँ, तो मेरे दिमाग में एंड गोल उस टाइम ये नहीं होता कि अच्छा भाई मेरी मसल्स मूव कर रही है, मेरी हड्डियां स्ट्रांग हो रही है, मुझे सिर्फ पानी पीना है। वही जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वो एक एंड पॉइंट के साथ होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, रेपिटेटिव होती है, और वो एक गोल के साथ होती है। तो यूजुअली उसमें जो हम लेवल ऑफ एफर्ट डालते हैं वो ज्यादा होता है, हार्ट रेट हमारा उसमें ज्यादा बढ़ता है, और हम अपने आप को ज्यादा पुश करते हैं। तो दोनों चीजें एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। मिस्टर राहुल कुमार पूछ रहे हैं कि हाउ मच आयुर्वेदिक मेडिसिन आर इफेक्टिव एज प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव मेडिसिन सच एज जंडू, सुदर्शन, घनवटी एक्सेट्रा। वो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं कि उनका कितना रोल है इस वक्त हमें कोविड से बचाने में। अभी पब्लिश डेटा तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई भी नहीं है कि कोई ऐसा इलाज हमने निकाल दिया हो जिसके चलते हम लोग इस तरह से वायरस पार्टिकल्स के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उतना ही मुझे लगता है आयुर्वेद में है। जी, स्टडीज अभी कोई पब्लिश नहीं आई है। जी, डॉक्टर बोहानिया आप कुछ कहना चाहते थे इस बारे में? या मिस्टर राहुल ने जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की बात की उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, बट आजकल मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं जो हम कहते हैं कि इफेक्टिव हो सकता है, और हम चाहते हैं कि लोग उसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना मॉनिटरिंग के यूज ना करें। सेम गोज फॉर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। आप बिना मॉनिटरिंग के उसको यूज ना करें। अगर आप ऐसे ही उनको यूज करते हो तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो आई विल से कि जो घर पे चीजें उपलब्ध है, जैसा आपने कहा था कि हल्दी का दूध हो गया एंड देन आपका काढ़ा हो गया, तो अगर ये सब चीजें यूज करें, ये ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू आप कोई भी मार्केट से आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ले। अब घर पे जो चीजें उपलब्ध है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, वो ज्यादा फायदेमंद हो सकती है एंड वो ज्यादा सेफ भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस सौम्या का कि क्या हम इस समय डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हैं अगर अनअवॉइडेबल है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके लिए डोमेस्टिक ट्रैवल करते हुए, एयर ट्रैवल। आई थिंक अगर अनअवॉइडेबल ट्रैवल है और बिल्कुल जाना जरूरी है, तो मैं ये कहूंगा कि 3 चीजों का ध्यान रखें। एक, पहला हैंड हाइजीन, ठीक है, क्योंकि एक एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा टचिंग होती है, जी, हाई टच सरफेसेस होते हैं, जैसे टेबल टॉप्स हो गए, जहाँ चेक इन काउंटर्स हो गए, तो यू शुड अवॉइड टचिंग दोस ऑल द थिंग्स, रेलिंग्स, ग्रिल्स, एंड जो सीट्स हैं वहां पे भी बैठना अवॉइड करें। जी, दूसरा, डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी होगी, ठीक है। एयरलाइंस ने इनकॉर्पोरेट किया है डिस्टेंसिंग, मिडिल सीट वेकेंट रखी है ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑल्सो, एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। एंड
थर्ड जो हमेशा से पॉपुलराइज की गई है ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, मास्क, सिंपल क्लॉथ मास्क, वो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट रूम्स आप यूज करें, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज अवॉइड करें, एंड एक हैंड सैनिटाइजर, पॉकेट हैंड सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए हमेशा। एंड कोई भी लंबी ट्रैवल जहां भी हो, आइदर थ्रू रेल और एयरप्लेन, वो अवॉइड करें। जी, राइट। तो डॉक्टर यादव, किसी ने विटामिन सी की और विटामिन डी के डोज के बारे में भी पूछा है कि क्या डोसेज लें और वीक में कितनी बार लें? बहुत स्पेसिफिक हो गया। विटामिन सी की जो डोजेस आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो वो है 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे, बट ये सारी डोजेस जो चल रही हैं ये सब के सब क्रिटिकल केयर इलनेस के लिए है। ये आप नॉर्मल पॉपुलेशन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि आपकी डेली रिक्वायरमेंट विटामिन सी की इतनी नहीं है। जो क्रिटिकल केयर में हम ये डोजेस यूज कर रहे हैं, दैट इज, उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करे। और ये भी प्रूवन बेनिफिट कोविड के अंदर नहीं है। ये जितनी भी स्टडीज हैं ये पुरानी स्टडीज और डिजीज को एक्सट्रापोलेट करके यहाँ पे लेके आए हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डेली विटामिन सी, लिम्सी, व्हाटएवर ब्रांड जो भी आप ले रहे हैं उसे लें। बेटर ये रहेगा कि आप होल फ्रूट्स, होल फूड्स ये सब लें, क्योंकि बॉडी को सिर्फ विटामिन सी या विटामिन डी की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, और उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल है कि आपको पर वीक इतनी डोज लेनी है, पर डे इतनी डोज लेनी है। कोविड-19 के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल नहीं है। विटामिन डी वी आर नॉट प्रिस्क्राइबिंग एट ऑल। जी, राइट, थैंक यू सो मच। And are there any? Yeah, Mr. Rohit is asking कि उनके फादर कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे और अब उनका जब टेस्ट पॉजिटिव आया था तब से 14 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने अपना टेस्ट फिर कल करवाया, वो नेगेटिव आया। वो पूछ रहे हैं क्या उनको फिर भी आइसोलेटेड रखने की जरूरत है बाकी फैमिली मेंबर्स से? जैसा बताया था ना, सिम्टम फ्री होने के बाद भी आप 3 to 5 डेज के बाद में आप लोगों से इंटरमिंगल कर सकते हैं। जी, नॉर्मली 10 डेज की डिजीज है तो अनदर 5 डेज होने के बाद में यू कैन इंटरमिंगल। जी, राइट। So I think we have addressed all the questions. डॉक्टर मेधा एक बात बताना भूल गई। पेशेंट्स आजकल बहुत फोन करते हैं, हमारा 2nd मंथ हो गया, 3rd मंथ हो गया, हमें अल्ट्रासाउंड कराना है। तो जो हमारे अल्ट्रासाउंड मस्ट है पूरी प्रेगनेंसी में, एक कंप्लीशन ऑफ 3rd मंथ पे जिसपे हम डाउन सिंड्रोम वगैरह ट्रैक करते हैं अगर होता है तो, और एक कंप्लीशन ऑफ 5 मंथ्स पे जिसमें कंजेनिटल एनोमली, जो स्ट्रक्चरल एनोमली होती है वो फाइंड आउट करते हैं, और एक 9 मंथ स्टार्ट होने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं उसकी फीटल वेलबींग के लिए। तो ये 3 अल्ट्रासाउंड तो मस्ट है, बाकी वो उनका रहता है। 4th मंथ स्टार्ट हो गया, 6th मंथ स्टार्ट हो गया, तो मिनिमम हम लोग को 3 अल्ट्रासाउंड से हम काम चला सकते हैं। तो यही मैं एक बात कहना चाहूंगी जनरल पॉपुलेशन के लिए कि हर वक्त वो अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर ना निकले अननेसेसरी, आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है। जी, तो जो कंपल्सरी अल्ट्रासाउंड है वही करें और पैनिक में अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कराने की ना सोचें, है ना। आई थिंक दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और आए हैं। डॉक्टर सरला मेहता पूछ रहे हैं सबसिंगर्स कि विटामिन सी की कैलकुलेशन से सभी कंफ्यूज रहते हैं। ओनली नींबू पानी 2 एंड आंवला 2 डज वंडर्स। जस्ट आस्किंग व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, कि कोई अगर 2 नींबू निचोड़ के उसका नींबू पानी बनाए एक दिन में और 2 आंवले खा ले, तो आपको क्या लगता है कि उसकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती होगी इससे? जहां तक एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऐसे आइसोलेशन में जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने पूरे दिन भर में बाकी क्या खाया, उसमें कितने सारे विटामिन सी के सोर्सेस थे, वो सारी चीजें हमें फैक्टर इन करनी पड़ेंगी, और वो फैक्टर इन करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि ऑल्दो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, बट दैट डजंट मीन कि बाकी फ्रूट्स में विटामिन सी है ही नहीं। सो आई थिंक जस्ट 2 चीजों को आइसोलेशन इसका जवाब देना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो आपके ओवरऑल डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई थिंक दीज आर गुड थिंग्स टू इंक्लूड, बट आई कैन नॉट से दैट दीज आर सफिशिएंट और ओवर. That is difficult to say based on just this much information, but yeah, these should definitely be included. These are good sources of vitamin C. Okay, so Mr. Nitish पूछ रहे हैं मुझसे
कि I am one of the volunteers in weight loss program. There is nutrition advice to adapt stevia plant instead of sugar. Should we adapt stevia? देखिए, चाहे बात स्टीविया की हो या और जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी हो, इनके बारे में भी बहुत ही सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि ये इनके नुकसान कितने हैं, फायदे कितने हैं। जैसे जो एस्पर्टेम बेस्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थे, आप लोग भी सब जानते होंगे कि उसको फिर कैंसर से लिंक कर दिया गया, और जो बच्चे हैं जो वूम में है उनके बर्थ डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिकल बर्थ डिफेक्ट्स पे भी उसकी स्टडीज आई थी। और पहले माना जाता था कि ये तो एक मिरेकल शुगर सब्स्टिट्यूट है, हमें हर चीज का जवाब मिल गया। तो ये जो सारी चीजें हैं व्हिच हैव नॉट पास द टेस्ट ऑफ टाइम, आई थिंक दे आर वेरी वेरी एक्सपेरिमेंटल। इनफैक्ट स्टीविया को लेके मैं रिसेंटली एक स्टडी पढ़ रही थी कि जब हम शुगर लेते हैं, एज वी टेक इट रिफाइंड शुगर, उससे हमारे दिमाग के कुछ सेंटर्स हैं जो कि उसको डिटेक्ट करते हैं, देन वी फील अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन दैट वी डोंट वांट टू हैव मोर। कई बार जब हम इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं जैसे कि स्टीविया, तो वो जो सारी पाथवेज है हमारी वो एक्टिवेट नहीं होती, एंड वी स्टिल क्रेव अ लॉट ऑफ शुगर एंड वी एंड अप ईटिंग दैट एनीवे। तो इनकी कितनी लॉन्ग टर्म एफिकेसी है, ये कितने अच्छे सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये सब अभी क्वेश्चनेबल है। तो इसके बारे में भी अगेन मैं आपको नहीं बोल सकती कि आप स्टीविया ले लो तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। And as I said before that this is not the right time to even think about weight loss, क्योंकि अगर आप 1200 दिन की जो कैलोरीज हैं उससे नीचे अगर आप कैलोरीज ले रहे हैं तो आप अपने आप को वैसे ही प्रीडिस्पोज कर रहे हैं हर बीमारी से, and this is not the right time to do that at all. So I think at the moment as such, no matter what your profession is, it's not the time to think about weight loss, it is the time to think about staying healthy is what I would say. Yes, Dr. Joshi? देखिए, मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा कि होता क्या है कि जब कोई बीमारी होती है और उसका इलाज हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो क्या होता है कि एक बीमारी है उसका एक इलाज है, उसका सेकंड इलाज है, थर्ड इलाज है। तो इस तरह की बीमारी आती है जिसका कि प्रॉपर इलाज नहीं अवेलेबल होता। मार्केट में बहुत सारे इस तरह की दवाइयाँ आ जाती हैं, लोग ले आते हैं, जो कि लगता है कि इसका एक पॉसिबल इलाज है। जी, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में हम लोग हैं वो कुछ ऐसी ही है, ये जो बीमारी है इसका अभी हमारे पास कोई भी अवेलेबल इलाज नहीं है। इसके लिए हमारे को बहुत सारी नई खबरें रोज आती हैं। जी, मुझे लगता है कि हमें उस पर फोकस ना करके इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और उसमें भी यही है कि हमें इम्यूनिटी बूस्टिंग इस तरह के वर्ड्स मिल जाते हैं कि आपके लीजिए सुबह शाम, और आपको विटामिन सी ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, विटामिन डी ले लीजिए, उससे चमत्कार हो जाएगा और आपको बीमारी नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका शरीर एक हेल्दी शरीर है तो आप इस इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी यही है, जो अब तक डेटा हमें दिखा रहा है कि मैक्सिमम लोगों में जो हेल्दी हैं, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, वो लोग माइल्डली सिम्टोमेटिक होते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो जिस चीज पर हम वर्क कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में वो यही है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, ताकि हमें कुछ हो अगर बाय चांस तो हम लोग उससे अच्छे से डील करें। जी, तो मिस्टर राकिब अली, आर यू हियर? देयर इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू। आपने एक बार एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे बोली थी कि विदाउट मेंटल हेल्थ देयर इज नो हेल्थ, एंड आई एब्सोल्युटली विद यू, क्योंकि ये सारे जो एफर्ट्स हैं और सारे बचाव जो हम करने के लिए कार्यरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, वो हम तभी करिए आई थिंक अगर हमें हमारे अंदर जी विषय होगी, दैट इज इफ वी हैव द डिजायर टू लिव, इफ वी वैल्यू आवर लाइफ इनफ, आई थिंक देन दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर बाउंड टू अडॉप्ट। पर अगर हमारा मन ही नहीं होगा कि हमें जीना है तो क्यों करेंगे? तो इसके लिए जिससे कि हम लोग मेंटली, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डिटीरियोरेट ना हो जाए, तो इस टाइम में गिवन दी करंट सर्कमस्टांसेस की खतरनाक न्यूज मिलना, अपने वेल विशर जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनकी बीमारी की खबरें सुनना, इनफैक्ट जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो इस पैनल का हिस्सा हैं, डेली लोगों को लाइफ के साथ स्ट्रगल करते हुए देखना, सोशलाइज ना कर पाना, इसके बावजूद हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं? आप क्विकली हमारे साथ कुछ पॉइंटर्स शेयर कर लीजिए और फिर हम कंक्लूड करते हैं इस मीटिंग को। और टू सम एक्सटेंट जो क्वेश्चंस भी है, जो हमसे एक एलिमेंट ऑफ एंजाइटी है, जैसे कि क्या ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हेल्प करेंगी, कितनी बार मुझे हाथ धोना चाहिए, तो ये इसमें एक एलिमेंट आप देख सकते हैं कि सेफ्टी बिहेवियर्स की तरफ भी जा रहा है कि हमारा ध्यान बार बार इस पॉसिबल आउटकम हम क्या कर सकते हैं। Having said that, now you said कि how to lead a good life despite all these things, despite all the bad news, despite we are hearing about deaths of people, despite के हमारे आसपास के लोगों को भी हो रहा है और
रोज हम लोग फिगर्स देख रहे हैं। आई थिंक दिस इज द टाइम कि हम लोग एक थोड़ा सा फिलोसफी का रेलेवेंस यहाँ पे आ जाएगा, एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी हो गया, और वो ये कि वी हैव टू गो ऑन, वी हैव टू अडेप्ट, और जिसे हम बोलते हैं साइको सोशल अडेप्टेबिलिटी हम लोगों को करनी पड़ेगी कुछ समय के लिए। और इसमें जो लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल है अपने कॉग्निशंस के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ देखा कि हमारा ब्रेन क्यों आइसोलेशन को महसूस कर रहा है, और इसके पीछे एक वजह ये है कि ब्रेन नोवेल्टी सीकिंग डिवाइस है। तो क्योंकि हम घर में रह रहे हैं, ज्यादातर लोग बाहर आना जाना कम हो रहा है, तो सेम चीजों को देख रहे हैं, सेम दीवारें देख रहे हैं, तो ब्रेन हमसे चीख चीख के बोल रहा है कि हम आइसोलेटेड हैं। सो ये टाइम है अडेप्ट करने का कि कैसे ब्रेन को ट्रिक किया जाए, कैसे थोड़ी सी नई चीजें, शायद फॉर एग्जांपल मैं कैरम नहीं खेलता था, मैंने दोबारा से अपने कैरम बोर्ड निकाल लिया। सो दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू डू समथिंग नोवेल। सो इन एसेंस इट इज ऑल अबाउट कि हम कैसे अडेप्ट करें, कैसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो अपने अपने रूटीन को लेके, अपने थिंकिंग को लेके, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन इवन सर्वाइवल, because of the direct relation between our body and our immunity and our thinking. Yeah. So we have to trick ourselves into believing that we are not isolated, and we have to, this is probably a good time for us to revisit our old hobbies that we've forgotten, and probably to pick new things to invest our time and energy into. To some extent even brain is thinking us ना, हमारा mind भी हमें ट्रिक कर रहा है कि सब कुछ खराब है, ये कहने के लिए कि everything is horrible. So क्यों ना हम उसे समझ के, और उसको ट्रिक में भी इतना अच्छा शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, बट फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी उसका एक स्वरूप हो सकता है। राइट, थैंक यू सो मच। तो अब मैं इस पैनल डिस्कशन को कंक्लूड करूंगी। पहले तो जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े उनको बहुत बहुत थैंक यू। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑल कीपिंग वेरी बिजी, एंड आप लोग सब बहुत बिजी हैं, तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। तो कुछ टेक होम मैसेजेस जो समझ आए मुझे यहाँ से, वो यही आए कि एक तो हमें सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है, और जो भी हमारे पास ये व्हाट्सएप्स आ रहे हैं कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, दवाइयाँ खा लो, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आप किसी डॉक्टर से बात किए बिना, कंसल्ट किए बिना कोई दवाइयाँ ना लें। दूसरा ये कि जो सप्लीमेंट्स अभी अवेलेबल हैं उसको हम ये ना समझे कि ये हमारा एक होल जो न्यूट्रिशियस डाइट है उसके लिए रिप्लेसमेंट हो गया। अपनी इंडियन ट्रेडिशनल मील्स जैसे हम खाते आ रहे हैं उससे खाइए, घर में भी फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश कीजिए, और आपको अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, मॉडरेट या सीवियर है तो फिर आपको अस्पताल में जाना पड़ेगा, ओपिनियन लेनी पड़ेगी। और जैसा कि मिस्टर राकिब अली ने बोला कि हमें इस समय अपने दिमाग को ऐसी चीजें देनी पड़ेंगी जिससे कि हमें नयापन महसूस होता रहे और ये ना लगे कि हम एक चार दीवारी में कैद हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेश्चन के आंसर्स दिए, और डॉक्टर सरला मेहता भी हमारे साथ यहाँ पे ऑडियंस में है। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी कहा है कि वो कह रही है कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर इट इज एट होम और इन क्रिटिकल केयर, देयर इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट अमंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑन ओरल न्यूट्रिशन having all the nutrients rather than supplementing few specific nutrients. If I am to comment on choice between a vitamin supplement and natural sources of that vitamin, I would always choose the natural way. So I think we agree with you definitely, ma'am, कि होल फूड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगेन, जैसे कि मैं तो खूब जर्नल्स पढ़ती रहती हूँ न्यूट्रिशन में, हमें नए नए मिनरल्स एंड वाइटामिन्स के इंटरेक्शंस पता चलते रहते हैं कि एक्स चीज तभी अच्छे से एब्जॉर्ब होगी जब वाई भी प्रेजेंट है। तो हम उसे सिर्फ अभी डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज का दूसरे से कैसा इंटरेक्शन है। तो अगर हम होल फूड्स ले रहे हैं तो नेचुरली दैट इज टेकन केयर ऑफ, वी डू नॉट रियली नीड टू डू इट मैथमेटिकली, इट इज there like that in its entirety in the nature. So it is always a good idea to have whole foods unless जरूरत है supplementation की, जैसे विटामिन डी की है आजकल। Yes, Dr. Bohania. I would like to add one most important point. Actually हम कोविड पेशेंट्स ट्रीट करते हैं तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। बहुत सारे कोविड पेशेंट्स जो ठीक हो जाते हैं और वापस घर चले जाते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि जो बाकी सिक पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनके लिए यूज कर सकें। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि प्लाज्मा अरेंज नहीं हो रहा है, तो हम बहुत सारे पेशेंट्स के लिए अरेंज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लाज्मा डोनेशन। So I would like to appeal all those who have recovered from COVID-19, please donate your plasma. I think this is the most important takeaway कि हम सबको अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए अगर हम कोविड पॉजिटिव हैं। इससे बहुत लोगों की जान बच सकती है, and I think this is the least we can do.
तो डॉक्टर बोहानिया, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक अवे टू दिस टॉक, एंड आई विल मेक श्योर कि जब इस टॉक को हम स्ट्रीम करते हैं बाकी सोशल मीडिया पेजेस पे, तो आपकी अपील हम बड़ी पहले ही डाल दें कि अगर कोई रिकवर किया है कोविड से तो वो जरूर अपना प्लाज्मा डोनेट करे. सो थैंक you very much to everybody for your time. And in case we have follow-up questions, then I would request you all to take out some more time and guide people. Thanks. Thank you everyone. Thank you Dr. Medha. Bye-bye. Thank you. दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आई एम श्योर कि आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे. वैसे हमने इस सेशन को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की है, पर अगर हमसे कुछ भी ऐसा छूट गया है जो जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. मैं जो भी रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करके इनके जवाब आप तक ज़रूर लेके आऊँगी. तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि मदद सिर्फ अपनी ही नहीं सबकी कीजिए. सबको इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है. तो आप लोगों को मेरे YouTube चैनल के बारे में भी बताइए और सब्सक्राइब करने के लिए इनकरेज कीजिए, जिससे कि मैं इन वीडियोज़ के थ्रू आप सबकी मदद कर सकूं इस क्राइसिस के टाइम में और आगे भी. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. स्टे हेल्दी. स्टे सेफ.